हाँ तो बच्चों, कल हमने तत्वों के आवर्ती गुण में ये दो गुण पढ़ लिए थे, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। आज हम अगले गुण की तरफ चलते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गुण है, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको आयनन ऊर्जा भी कहा जाता है। तो आज हम आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी क्या है इसको जानेंगे। परमाणु में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन रहते हैं और उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे। उस बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहें, चूंकि ये नाभिक है और ये उसका बाह्यतम कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में आकर्षण बल है। इस आकर्षण बल से अगर हमको बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अगर हटाना हो तो हमको ऊर्जा देनी पड़ती है और उसी ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो परमाणु होना चाहिए विलगित, गैसी, उदासीन परमाणु होना चाहिए। किसी भी तत्व का विलगित, गैसी, उदासीन परमाणु एक ऐसा परमाणु है जो अकेला है। विलगित मतलब अकेला, एकल परमाणु, उसकी भौतिक अवस्था गैसीय होगी। और उदासीन मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। और इसके बाह्यतम कक्ष में अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो बाह्यतम कक्ष होगा, जो संयोजी कक्ष होगा, जो कि नाभिक से ढीला बंधा होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे आकर्षण कम होगा, पास वाले में अधिक होगा, उस ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। उस ऊर्जा को हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। तो किसी भी विलगित, अगर हम गैसी परमाणु का समीकरण के रूप में लिखें, धातु परमाणु M है जिसकी भौतिक अवस्था है G। अब इसमें अगर कोई बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है और उसको हमको अगर निकालना चाहे तो हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। तब जाके वो किस में परिवर्तित होगा, धनायन में, और जो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन वो निकल जाएगा। तो ये विलगित गैसीय परमाणु है, उसके बाह्यतम कक्ष में जो ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसे हम आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें, सोडियम, इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, उदासीन परमाणु है। इसके निकालने के लिए हमको 495 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तब जाकर के इससे एक धनायन में परिवर्तित होता है, सोडियम धनायन, गैसीय अवस्था में। यह अवस्था इसकी गैसीय रहेगी, तब जाके उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो सोडियम जो कि गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु है, उसका जो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, इसी को हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। तो आपको ज्ञात हो गया आयनन एंथैल्पी क्या है। तो उदासीन परमाणु को धनायन बनाना है हमको, और बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब चूंकि ऊर्जा है, इसको जो मात्रक होगा इसको ज्ञात करना हमको, तो हम इसको ज्ञात करेंगे किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल, या इसको प्राप्त सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी। तो एक ईवी बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 96.4 kJ मोल इनवर्स। तो ये ऊर्जा की मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक किलो जूल, किलो कैलोरी आपको पता है, वही मात्रक
यही प्रयुक्त किए जाएंगे। आयनन ऊर्जा है आयनन एंथैल्पी को ज्ञात करने के लिए। तो आयनन एंथैल्पी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, इसके बाद अगर हम ये धातु परमाणु है, धातु परमाणु से अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे धनायन से गैसीय अवस्था में, तो इसको हम IE1 बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे IE2 यानी कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी। तब जाके इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, तो इसमें एक धन आवेश बढ़ जाएगा और ये दो धन आवेश में परिवर्तित हो जाएगा और इसमें फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर अगर हमको इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और अधिक ऊर्जा देने पड़ेगी और इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं IE3 से, तृतीय आयनन एंथैल्पी, और ये परिवर्तित हो जाएगा M2 से N3+ में। ये भी गैसीय परमाणु है और बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर क्रमबद्ध तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ते जाता है। तो इसका जो क्रम होगा IE3 is greater than IE2 और IE2 is greater than IE1। तो ये प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होगा, फिर उससे द्वितीय आयनन ऊर्जा, फिर तृतीय आयनन ऊर्जा। अब ऐसा क्यों? तो सीधे सीधे है कि अब चूंकि पहले उदासीन परमाणु था, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर बराबर थी। प्रोटॉन जितने थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। दोनों के बीच में हमको इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा लग रही है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले की तुलना में कम हो गई है, लेकिन नाभिक में जो प्रोटॉन होंगे उनकी संख्या उतनी ही रहेगी। नाभिक की धन आवेश बढ़ जाएगा इसका, तो उस नाभिक की धन आवेश में आकर्षण बाह्यतम कक्ष के जो बचे इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें अधिक हो जाएगा, तो उसको निकालने के लिए और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए IE2 का मान IE1 से अधिक होता है। अब द्वितीय आयनन ऊर्जा से तृतीय आयनन ऊर्जा का मान और अधिक होगा, क्योंकि अब आपने दो इलेक्ट्रॉन निकल गए लेकिन प्रोटॉन उतने ही हैं, उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जितने प्रोटॉन होंगे कम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर प्रबलता से आकर्षित करेंगे, जिससे उसको निकालने में और अधिक ऊर्जा की मात्रा लगेगी। तो इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से अगर हम देखें तो प्रथम आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी और तृतीय आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा। अब हम बात करते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध आयनन ऊर्जा। एक के बाद एक कर निकल रही है। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक परमाणु आकार, दूसरा है नाभिकीय आवेश, तीसरा है परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और पांचवा है इलेक्ट्रॉन का भेदन प्रभाव। तो ये 5 कारक हैं जिनकी वजह से किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा कम लगेगी या अधिक लगेगी। तो सबसे पहला कारक हम पढ़ते हैं परमाणु आकार। अब परमाणु आकार की अगर हम बात करें, ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम निकट है, और दूसरा परमाणु लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन दूर है। अब बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन इसका नाभिक के पास में है और बड़ा परमाणु होगा तो बहुत दूर है। तो यहाँ पर आकर्षण बल, जो परमाणु का आकार छोटा होगा
उसमें आकर्षण बल प्रबल होगा और उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा अधिक लगेगी। और चूंकि जब आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक है, तो आकर्षण बल नाभिक का उस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या होगा, कम होगा। तो कम ऊर्जा है तो हमको कम आकर्षण होने के कारण हम इसको निकालेंगे तो हमको कम ऊर्जा लगेगी। तो इसको निकालने में ऊर्जा यानी एंथैल्पी का मान कम होगा और यहाँ पर निकालेंगे तो अधिक ऊर्जा लगेगी, क्योंकि ये नाभिक के निकट में है, आकार छोटा है, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पे दूरी बढ़ गई है और आकर्षण कम है, इसलिए यहाँ पर कम ऊर्जा से हम आसानी से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो परमाणु का आकार बढ़ने पर क्या हो रहा है, ये आयनन ऊर्जा का मान घट रहा है, आयनन एंथैल्पी घट रही है। तो ये पहला कारण समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरा, नंबर 2, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं? पूरे लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उनका जो आवेश होता है उसी को हम नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब नाभिकीय आवेश का मतलब प्रोटॉनों की संख्या अगर जितनी अधिक होगी वो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को उतनी तेजी से खींचेगा, अपनी तरफ में आकर्षित करेगा और फिर उसको निकालने में ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी। तो नाभिकीय आवेश अगर अधिक होगा तो आयनन एंथैल्पी का मान भी अधिक होगा, क्योंकि वो प्रबलता से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के द्वारा, नाभिक के द्वारा जकड़े रहेंगे, तो उसको निकालने में अधिक ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। तो नाभिकीय आवेश अधिक होने पर आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। परमाणु का आकार अधिक होने पर आयनन एंथैल्पी का मान अभी हमने बताया कम होता है, और नाभिकीय आवेश का मान अधिक होने पर यानी कि सीधे समानुपाती है। अगर हम बात करते हैं तीसरा, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का जिक्र मैंने कल भी किया था परमाणु त्रिज्या के समय में। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? नाभिक बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन उसके भीतरी कक्ष में भी कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, और जो बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन जो भीतरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन जिसको कोड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो नाभिक के आकर्षण को कम करता है, इसकी रक्षा करता है, उसके ऊपर आवरण बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव में ये जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलते हैं। नाभिक का जो आकर्षण है, जो नाभिक की आवेश है वो पूरा अनुभव नहीं कर पाते। प्रभावी नाभिक की आवेश क्या होता है? जो कुल नाभिक की आवेश होना चाहिए उससे कम हो जाता है, घट जाता है। ऐसी स्थिति में बाहर के इलेक्ट्रॉन जब उसको बाहर का इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण बल नाभिक के प्रति कम हो जाता है, तो अगर परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है बाहर धकेल रहे हैं, यानी कि आकार बड़ा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नाभिकीय जो आपका आयनन एंथैल्पी का मान है वो कम होगा, यानी कि परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश को ये क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, नाभिक के पकड़ को कम कर रहे हैं, तो हमको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और कम ऊर्जा देंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। तो परिरक्षण प्रभाव का मान अगर अधिक होगा तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। चौथा बिंदु आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर स्थायी विन्यास है, स्थायी विन्यास अर्थात पूर्ण रूप से भरे कक्षक है, पूर्ण रूप से भरे कक्षक जिसको हम बोल सकते हैं। अब अष्टक विन्यास, स्थायी विन्यास अगर है तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा अधिक लगेगी। जैसे अक्रिय गैस है, इनका अष्टक पूर्ण होता है, इनका विन्यास स्थायी होता है। इनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं Ns2 Np6 यानी कुल 8 हीलियम को छोड़ करके सभी में बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पूर्ण रूप से भरे कक्षक होते हैं, इसमें से अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी स्थिति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, एक अर्धपूर्ण कक्षक भी होते हैं। कुछ अर्धपूर्ण कक्षक होते हैं, अगर अर्धपूर्ण कक्षक हैं तो वे भी आंशिक
आंशिक रूप से भरे हुए कक्षक की तुलना में ज्यादा स्थायी माना जाता है। यानी कि अगर p कक्षक है, p कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है 3, कुल 6 आते हैं और उसमें आधे भरे मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो ये विन्यास भी क्या माना जाता है कि स्थायी विन्यास है। उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको अधिक ऊर्जा लगेगी। पूर्ण रूप से भरे हुए मतलब 6 है तो स्थायी है ही, उससे भी अधिक लगेगी। लेकिन अगर अर्धपूर्ण भी है तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी हमको अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आंशिक रूप से भरा है तो उसमें ऊर्जा यानी आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। पांचवा प्रभाव है, कारक है प्रभावित करने वाला, इलेक्ट्रॉन का भेदन प्रभाव। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अगर पास में है, यानी कि अगर S कक्षक में है, कि P कक्षक में है, कि D में है, कि F में है, तो ये किसी भी कोश में इनका जो क्रम है ऊर्जा का बढ़ता क्रम, पहले S फिर P फिर D फिर F। तो S जो है वो नाभिक के नजदीक होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से आप निकालेंगे, यहां से निकालेंगे तो ये बाहर की तरफ में या अंदर की तरफ में तो ज्यादा भेदा हुआ है, तो भेदन प्रभाव अधिक होता है किसका, S का। ये सबसे निकट है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना होगा तो आपको अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि ये नाभिक के निकट है, नाभिक के आकर्षण बल से बंधा हुआ है और इससे बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा लगेगी। और अगर F से निकालना होगा तो कम आयनन एंथैल्पी लगेगी। तो ये 5 कारक हैं जिनसे आयनन एंथैल्पी आप बता सकते हैं कि कम लगेगी या ज्यादा लगेगी। अब हम आते हैं इसके बाद आवर्त सारणी में आयनन एंथैल्पी का मान आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे या किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या परिवर्तन होता है, जिसे हम आवर्तिता या आवर्ती गुण के बारे में अब जानेंगे। अब हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी में आवर्तिता। तो ये जो मान है ये कारकों पर आधारित है। आवर्त सारणी में आयनन विभव की आवर्तिता, पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त में। आवर्त में अगर हम बाईं से दाहिनी ओर जा रहे हैं, आवर्त में किसी भी आवर्त में, हम एक उदाहरण लेते हैं आवर्त का। द्वितीय आवर्त परमाणु त्रिज्या में हमने लिए थे लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और नियॉन 9, नियॉन फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। ये द्वितीय आवर्त है। अब इसमें हम बाईं से दाहिनी ओर चल रहे हैं तो आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहा है, 3 से लेकर हम 10 तक चल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन कोषों की संख्या 2 ही है। यानी नाभिक से बाह्यतम कक्ष की दूरी लगभग सब में समान है। चूंकि हमने अभी कारक आपको बताया कि अगर हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं तो 2 कारक यहाँ पर मुख्य प्रभावी है। पहला तो आपको मालूम है कि इसका आकार बड़ा होता है और इसका आकार छोटा होता है। किसका? फ्लोरीन का। हम बात कर रहे हैं लिथियम से फ्लोरीन। नियॉन की हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये अक्रिय गैस है, इसकी त्रिज्या वंडरवल त्रिज्या होती है, कल ही बताया था मैं पुराने लेक्चर में। तो हम जा रहे हैं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि आकार धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, छोटा हो रहा है, क्योंकि कोषों की संख्या कितनी, सब में 2 ही है, लेकिन सब में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, नाभिक की आवेश बढ़ रहा है। तो बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन इसमें प्रबलता से जकड़ा रहेगा और उसको निकालने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयरन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। आयरन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है? बढ़ता है। बाएं से दाएं ओर, किसी भी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो आवर्त में आयरन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आकार छोटा होते जा रहा है
और नाभिक की आवेश बढ़ते जा रहा है। इस वजह से आवर्त में जो परिवर्तन होगा वो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा, समूह में या वर्ग में क्या परिवर्तन होता है। तो लिथियम के बाद हम बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लिथियम में 3, 11, 19। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नाभिक की आवेश भी बढ़ रहा है और परमाणु का आकार यहाँ पर दो कोष थे, इसमें 3 कोष होंगे। ये चौथा है, सेकंड आवर्त है 2, 3, तृतीय आवर्त में 3, चौथे में 4, 1, 2, 3, 4, 5, फिर इसमें 6 और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर जैसे ही हम समूह में ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, किसकी संख्या में वृद्धि हो रही है? कोष की संख्या में, ऑर्बिट की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर द्वितीय आवर्त है तो 2 कोष है, 7वां आवर्त आ रहा है तो 7 कोष है। तो नाभिक से बाह्यतम कक्ष की दूरी बढ़ रही है, यानी कि आकार बढ़ रहा है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। तो नाभिक की आवेश चूंकि बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो भीतर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। आकार में वृद्धि तो हो रही है, आकार में वृद्धि हो रही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर आकार में वृद्धि हो रही है, परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है और साथ में परिरक्षण प्रभाव में भी वृद्धि होती है। परिरक्षण प्रभाव मतलब जो अंदर के क्रोड इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेल रहे हैं, जिसकी वजह से आयनन एंथैल्पी का मान यहाँ पर क्या होगा? ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान घटते जाएगा, यानी कम होते जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ेगी, आकर्षण कमजोर हो रहा है। तो हम थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। तो समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, लेकिन आवर्त में बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं तो बढ़ता है। इसका मुख्य कारण समझ में आ गया, परमाणु आकार और नाभिक की आवेश। लेकिन यहाँ पर नाभिक की आवेश बढ़ रहा है क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। फिर भी यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि कोषों की संख्या का जो प्रभाव है वो अधिक होता है और साथ ही उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम क्रोड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अंदर भीतरी कोष में, वो परिरक्षण प्रभाव भी प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसकी वजह से आकार बढ़ रहा है। नाभिक का बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण घट रहा है। इस वजह से हम कम ऊर्जा देकर के यहाँ का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये छोटा है, 2 ही कोष है नाभिक के पास में, तो इसमें ऊर्जा अधिक लगेगी। तो ये था, हमने जाना आयनन एंथैल्पी में आवर्तिता आवर्त सारणी में, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला अपवाद आपको हम बता दें कि ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये अपवाद स्वरूप है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सामान्य तौर पे बताया कि हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो क्या हो रहा है? आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन का मान अधिक होना चाहिए अपेक्षित मान, और इसका मान कम होना चाहिए। नाइट्रोजन के आयनन ऊर्जा का मान, एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए और इसका मान अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाएगा। ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये कैसे होता है? चूंकि अपवाद है, सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके केस में ऐसा हो रहा है। तो उसकी वजह क्या है? हम नाइट्रोजन का विन्यास बना के देखते हैं। नाइट्रोजन में 7, इसका विन्यास होगा 1s2, 2s2, 4 और 2p3। ऑक्सीजन का भी बना के देखते हैं, 1s2, 2, 2s2, 4 और 2p4। अब इनके कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन देखें हम, p में 3 कक्ष होते हैं, इसमें भी 3 होंगे, ये px, py और pz।
तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रख दिए और यहाँ पर अगर हम हुंडे के नियम से भरेंगे 4 इलेक्ट्रॉन को। अब दोनों को देखने में आपको क्या समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन का जो विन्यास है, जो कारक मैंने बताया कि ये कैसा है, ये कहलाता है अर्धपूर्ण विन्यास, और ये कैसा है, आंशिक रूप से भरा हुआ, आंशिक रूप से भरा। तो ये जो विन्यास अर्धपूर्ण विन्यास ये अधिक स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी विन्यास माना जाता है। पूर्ण रूप से भरा हुआ और अर्धपूर्ण जो कक्षक अगर है ऑर्बिटल है वो अधिक स्थायी होते हैं। इसका मुख्य कारण है क्योंकि इसमें सममितता दिख रही, सिमेट्री दिख रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में है, लेकिन इसमें सममितता नहीं दिखाई दे रही। दूसरा इसका मुख्य कारण अर्धपूर्ण कक्षक स्थायी इसलिए होते हैं, तो एक तो हो गया सममित विन्यास और दूसरा हो गया इसमें जब इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते हैं, विनिमय करते हैं, तो उस दौरान ऊर्जा अधिक निकलती है। इसमें ऊर्जा कम निकलेगी तो ऊर्जा अधिक होती है, विनिमय ऊर्जा इसको बोल सकते हैं, और सममित विन्यास होता है। इस वजह से ये स्थायी विन्यास माना जाता है। अब स्थायी विन्यास में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा, बायतम का इलेक्ट्रॉन pz का, तो इसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी और इसमें निकालेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका, ये जो एंटी क्लॉकवाइज अंतिम इलेक्ट्रॉन ये वाला है, और इसको निकालने में ऊर्जा कम लगेगी। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि अब किसकी अधिक होगी, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी अधिक होगी और ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी कम होगी। तो इसका मुख्य कारण है कि नाइट्रोजन का जो विन्यास होगा वो अर्धपूर्ण विन्यास होता है जो कि अधिक स्थायी होता है, और ऑक्सीजन का अर्धपूर्ण नहीं होता, न पूर्ण रूप से भरा होता है, बल्कि हम इसको आंशिक रूप से भरा समझ सकते हैं। और इसके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में कम ऊर्जा लगेगी, इसमें अधिक लगेगी। ये एक अपवाद हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय समूह की। अगर हम बात करें तत्व, यानी कि द्वितीय समूह के तत्व है बेरिलियम, मैग्नीशियम। द्वितीय समूह यानी कि सेकंड ग्रुप समूह, बेरिलियम। उसके बाद हम बात करते हैं बोरॉन की। बेरिलियम 4 और बोरॉन 5। अब ये भी अपवाद है, इसमें प्रश्न आएगा। अब आपको लग रहा है कि बेरिलियम से बोरॉन जाएंगे, बोरॉन का आकार छोटा है, इसकी ऊर्जा अधिक होना चाहिए और इसकी ऊर्जा कम होना चाहिए। यहाँ पर भी उसी के जैसा अपवाद है। वास्तव में क्या होता है, बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी, इसकी आयनन एंथैल्पी बेरिलियम की अधिक होती है और बोरॉन की कम होती है। ये भी अपवाद दूसरा केस है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। द्वितीय समूह, और ये 13वें समूह का है। बोरॉन किस समूह का है, 13वें समूह। ये भी आप में हम बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, जाने पर हम देख रहे हैं कि ये भी अपवाद है। होना क्या चाहिए, इसका अधिक होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो बेरिलियम की अगर हम देखें विन्यास तो इसमें 1s2 और 2s2 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन में 5 है, 1s2, 2s2 और 2p1। अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। बेरिलियम में s की क्षमता कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन की, और ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और दूसरा ये नाभिक के अधिक निकट है, यानी इसका भेदन प्रभाव भी अधिक है। नाभिक के निकट होने के कारण और पूर्ण रूप से भरे हुए होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी। और चूंकि बोरॉन है, बोरॉन का बाह्यतम कक्ष कौन सा है, 2p है, और p की भेदन क्षमता भी कम होती है। और चूंकि ये पूर्ण रूप से भरा हुआ भी नहीं, p कक्षक केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, हम इसको आसानी से कम ऊर्जा देकर के निकाल सकते हैं। इसलिए बोरॉन की आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, और बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। तो ये था, अभी हमने पहला कंटेंट पढ़ा, यानी कि आयनन एंथैल्पी आपका ये कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद अगले कंटेंट की तरफ में चलते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन
ग्रहण या लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पूर्व में इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जाना जाता था। इलेक्ट्रॉन बंधुता, लेकिन अभी प्रचलन में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहा जाता है। और ये बिल्कुल आयनन एंथैल्पी के विपरीत है। आयनन एंथैल्पी में हम क्या कर रहे थे, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को हम हटा रहे थे तो ऊर्जा देना पड़ रहा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलगित गैसीय परमाणु, ये आपका कौन सा परमाणु है, ये है गैसीय परमाणु, वो भी कैसा है, विलगित। उदासीन परमाणु है, गैसीय परमाणु। अब हमको इसके एक इलेक्ट्रॉन उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो किसमें परिवर्तित होगा, ऋणायन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उदासीन परमाणु क्या होता है, ऋणायन में बदल जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब हम जोड़ रहे हैं तो उस प्रक्रिया में क्या होगा, एंथैल्पी परिवर्तन होगा। यानी कि जो परिवर्तन होगा जिसको बोलते हैं डेल एच, इसको बोलेंगे क्या, एंथैल्पी। अब इसका जो मान होगा, ये जो भी परमाणु है उसकी प्रकृति पर ये प्रायः नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक, यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है। पहला इलेक्ट्रॉन प्रायः अगर हम जोड़ते हैं तो ऊष्मा क्या होगी, निकलेगी, तो डेल एच का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन कभी ये ऊष्मा क्षेपी की जगह ऊष्मा शोषी भी हो सकती है, पॉजिटिव मान भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या है, किसी भी परमाणु, उदासीन परमाणु दिख रहा है आपको, विलगित यानी अकेला परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर वो एक संयोजी ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। तो उस प्रक्रिया में जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु ग्रहण कर रहा है और उसके बाद उसकी ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा या तो निकलेगी या ग्रहण होगी। प्रायः ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होगा, इसका मतलब ऊष्मा क्षेपी क्रिया होगी, उसका डेल एच का मान, एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होगा। उदाहरण के तौर पे हम देखें, क्लोरीन अगर परमाणु है कैसी, इसका विन्यास होता है 2 8 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक विन्यास पूर्ण करने के लिए। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर ले तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गैसीय क्लोराइड ऋणायन में। और इस प्रक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन वो ऋणात्मक होता है और डेल एच का जो मान है वो इसमें ऋण 349 kJ प्रति मोल, यानी 349 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। मतलब ये कौन सी प्रक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी, यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है। डेल एच का मान ऋणात्मक प्रदर्शित करता है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकल रही है। तो क्लोरीन जो कि विलगित उदासीन गैसीय परमाणु है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़े, वो एक संयोजी ऋणायन जिसको हम क्लोराइड आयन कहते हैं उसमें परिवर्तित होता है। और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा या उत्पन्न हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। अब चूंकि ये ऊर्जा है तो इसका मात्रक भी किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल होगा, इसमें इसको मापा जाता है। अगर हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ते जाएं, एक एक करके अगर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाए तो उसको बोलते हैं क्रमबद्ध या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी हमारा ये एक संयोजी ऋणायन है, अगर इसमें अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़े तो ये किसमें परिवर्तित होगा, द्विसंयोजी ऋणायन में 2-। अब यहाँ पर डेल एच का मान जो होता है, यहाँ तो ऋणात्मक था लेकिन यहाँ पर जो मान होता है वो
पॉजिटिव आएगा, धनात्मक मान आता है। अगर इसको हम बोलेंगे द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया है, तृतीय भी हम कर सकते हैं। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, एक इलेक्ट्रॉन और इसको ग्रहण करा दिए तो किसमें परिवर्तित होगा, ये इसमें 3 ऋण आवेश आ जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में भी डेल एच का मान पॉजिटिव आएगा। पहला इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया तो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, लेकिन दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में ऊर्जा लग रही है, यानी आयनन ऊर्जा की जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। ये है ऊष्मा छेपी और ये दोनों प्रक्रियाएं ऊष्मा शोषी। ऐसा क्यों? अगर हम बात करें प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो द्वितीय तृतीय में क्या हो रहा है, ऊष्मा लग रही है। ऐसा क्यों? प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आइए हम इसको जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये चूंकि उदासीन परमाणु है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर बराबर है। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लिया, अगर एक की जरूरत है उसने ले लिया, ऐसी प्रक्रिया में जैसे क्लोरीन क्लोराइड में परिवर्तित हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने पर स्थायी विन्यास प्राप्त होगा और उस प्रक्रिया में ऊर्जा निकल रही है। लेकिन अगर वही क्लोराइड आयन में अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दें तो क्या होगा, प्रोटॉन तो उसमें उतने के उतने ही है, प्रोटॉन की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, नाभिक में नाभिकीय आवेश उतना ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या चूंकि बढ़ रही है, तो जो पहले का इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसके जो पहले के इलेक्ट्रॉन है और जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। पहले के इलेक्ट्रॉन जो पहले से मौजूद है, उदासीन परमाणु में थे, इसमें और इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर लिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाद में आ रहे हैं, जो पहले के इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। अब वो आने उसको आकर्षित बिल्कुल नहीं होते, तो उस प्रतिकर्षण बल को हमको कम करना है, तो हमको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती उसमें ऐड कराना है, जोड़ना है, तो हमको फिर ऊर्जा देना पड़ेगा, तब जाकर के जोड़ेगा। इसलिए इसका मान धनात्मक होता है। पहली सामान्य अवस्था है, जैसे क्लोराइड है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसने लिया, एक परिवर्तित हो गया, उस प्रक्रिया में ऊर्जा निकली, लेकिन फिर हमको जबरदस्ती दूसरा और तीसरा जोड़ना है, तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है और नया जो इलेक्ट्रॉन आएगा, उन दोनों के बीच में अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक होगा, जिस वजह से हमको उस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए हमको उसको ऊर्जा देना पड़ेगा, तब जाकर ये बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट ऋणायन में ये परिवर्तित होंगे, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी ऋणायन में परिवर्तित होंगे, जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्रमबद्ध इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, एक एक के इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। अब इसको भी प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो सबसे पहले प्रभावित करने वाले कारक, तो मुख्य कारक तो आपको पता ही, पहले नाभिकीय आवेश, दूसरा कारक है परमाणु आकार, और तीसरा कारक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये मुख्य कारक हैं। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को पहला कारक है नाभिकीय आवेश। नाभिक में अगर प्रोटॉन अगर अधिक है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से वो खींच सकते हैं, अपनी तरफ ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा, नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा, जितना अधिक आवेश होगा आप खींच सकते हैं, तो उसका मान भी क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी अधिक होगी और उसको खींचेगा, यानी कि ऋणात्मक मान उसका अधिक होगा। परमाणु आकार अगर जितना अधिक होगा, परमाणु का आकार अगर वृद्धि हो रहा है, तो सभी को मालूम है कि नाभिकीय आवेश कम होगा, नाभिकीय आवेश कम होगा तो वायुतम कक्ष नए इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति इनकी कम हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम होगा।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी मान निर्भर करता है। अगर स्थायी विन्यास है, अगर विन्यास कौन सा है, स्थायी विन्यास है, जैसे कि अक्रिय गैस का होता है, तो उनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बिल्कुल उनकी शून्य होती है और इनका मान भी आप देखेंगे बहुत ही कम होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है ही नहीं, शून्य मान सकते हैं अपन इसको। या तो ये तीन मुख्य कारक हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कम होगी या अधिक होगी। नाभिक के आवेश का मान अगर अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है आसानी से, और आयनन एंथैल्पी का मान, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा, अधिक होगा। परमाणु का आकार जैसे बड़ा होगा तो आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा, अगर परमाणु का आकार छोटा होगा तो आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर स्थायी है तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण एंथैल्पी का मान कम होगा। अब हम बात करते हैं आवर्तिता की। आवर्त सारणी के अगर हम किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर चले या समूह में ऊपर से नीचे की ओर चले तो क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम आवर्त की हम बात करते हैं। आवर्त में अगर हम बाईं से दाईं ओर चलते हैं, आवर्त का मतलब बेरिलियम द्वितीय आवर्त, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। तो अगर हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, ये बाईं है और ये दाईं ओर अगर हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होगा। तो सीधे सीधे कारकों पर आधारित है। चूंकि हम बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं तो आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है, नाभिक के आवेश का मान अधिक होता है। तो अगर हम इधर बाईं से अगर हम दाईं ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि बाईं से दाईं ओर अगर हम जा रहे हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं, चूंकि परमाणु का आकार जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, आकार छोटा हो रहा है और नाभिक के आवेश का मान बढ़ रहा है, इसलिए बाईं से दाईं ओर जाएंगे, नाभिक की आवेश अधिक है तो नए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता इसकी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान अधिक होगा। तो आपको बता दें कि अगर हम देखें तो फ्लोरीन अधिक, उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होगी। तो हैलोजन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होता है आवर्त सारणी में। अब हम बात करते हैं समूह में या वर्ग में। हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। लिथियम के नीचे आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सीजियम या फ्रांसियम की तरफ हम जा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि यहाँ का आकार, लिथियम से नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती है, आकार बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कम होता है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कम होगा, यानी कि क्या होगा, घटेगा। ऊपर से नीचे की ओर अगर हम जाएंगे, चूंकि आकार बढ़ रहा है, इस वजह से नाभिक बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन में प्रभावी नाभिक के आवेश भी घट रहा है। तो नाभिक के बाह्यतम कक्ष नए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो पावर है, क्षमता है, वो कम हो जाएगी, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कम होगा। अब इसके भी कुछ अपवाद हैं, तो हम चलते हैं किसमें, समूह 17वें में। 17वें समूह में फ्लोरीन और क्लोरीन। अब फ्लोरीन का आकार छोटा है, क्लोरीन का आकार बड़ा है। अब ऐसी स्थिति में अभी हमने आपको बताया कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान घटेगा, अर्थात क्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए और क्लोरीन का कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक अपवाद है और परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बिल्कुल ये जो है अपवाद है और अपवाद परीक्षा में पूछे जाते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन होना क्या चाहिए,
फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी अधिक होना चाहिए क्योंकि इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, अभी हमने बोला आकार बढ़ता है तो आयनन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान घटता है, तो इसका कम होना चाहिए लेकिन इसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है पूरी की पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? अगर हम क्लोरीन का अगर विन्यास देखें, क्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन की अगर हम देखें 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? क्लोरीन के 2p में और क्लोरीन के 3p में। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है इसको भी, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी ग्रहण करना है, तो ये फ्लोराइड और एक क्लोराइड में बनेगा। तो जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोराइड में बदलता है तो उस समय इसका जो मान होता है फ्लोरीन के इसमें डेल एच का ऋणात्मक मान होता है वो 328 kJ पर मोल। लेकिन वही क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्लोराइड में बदलता है आयन में, तो यहाँ पर डेल एच का मान -349 kJ पर मोल होता है। तो आप देख रहे हैं ऋणात्मक मान सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन का। अब ऐसा क्यों होता है? वार्षिक परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्लोरीन से कम होता है क्यों, या क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक होता है ये क्यों? ये वार्षिक परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है। अब इसका मुख्य कारण आपको बताते हैं कि जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में जा रहा है? फ्लोरीन के 2p में कक्षक में जा रहा है और इसके 3p कक्षक में जा रहा है। अब 2p और 3p ये दूसरा कोष और ये तीसरा कोष। 2p का जो आकार है वो छोटा होता है, 2p का आकार क्या होगा? इसका जो कक्षक है उसका छोटा आकार है, और 3p का जो आकार है वो बड़ा होगा। अब छोटे आकार में जब इलेक्ट्रॉन आएगा, छोटी जगह में जब आएगा, तो पहले के जो इलेक्ट्रॉन और जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उनके बीच में प्रतिकर्षण अधिक होगा, प्रतिकर्षण अधिक होगा, जिसको हम बोल सकते हैं अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण। अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण इसमें ज्यादा होगा क्योंकि आकार 2p का छोटा है, जगह कम है और पहले के इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और जो नया इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में प्रतिकर्षण बल अधिक होता है। इस वजह से इसमें जो ऊर्जा निकलती है, मुक्त होती है, ऋणात्मक मान इसका 328 किलो जूल हो रहा है। लेकिन क्लोरीन चूंकि नया इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 3p में आ रहा है और इसमें 2p में आ रहा है। 3p का जो p कक्षक होगा वो बड़े आकार का होगा, और उसमें जो नया इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करेगा 3p में, तो पहले के इलेक्ट्रॉन और जो नया इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण तो होगा लेकिन फ्लोरीन की तुलना में कम होगा। फ्लोरीन में प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा, अंतर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, और क्लोरीन में प्रतिकर्षण कम होगा। इस वजह से इसकी ऊर्जा जो है ऋणात्मक मान इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का क्या होगा? अधिक होगा। तो पूरी की पूरी आवर्त सारणी में आपको बता दें कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता बोले इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सर्वाधिक होती है। तो ये था अपवाद क्लोरीन और क्लोरीन। और आपको बता दें कि जितने भी हैलोजन होंगे अपने अपने आवर्त में, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अपने अपने आवर्त में पूरे हैलोजन जितने तत्व है उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होने की मुख्य वजह उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए। इन सब की जो टेंडेंसी होगी, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और उसमें ऋणात्मक मान जो निकलेगा सर्वाधिक होगा। कौन से समूह के? याद रखना 17वां समूह। 17वां समूह की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान, ऋणात्मक मान सर्वाधिक होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट की तरफ चलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता।
विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? परीक्षा का ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। विद्युत ऋणात्मकता इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इसको ऋण विद्युतता के नाम से भी जाना जाता है। ऋण विद्युतता, ये इसकी बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो पॉलिंग। अब ये क्या है, कोई अगर सहसंयोजी अणु है जैसे कि फॉर एग्जांपल H और एक Cl, ये एक सहसंयोजी अणु है और इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया हुआ है। तो सहसंयोजक बंध से बंधित दो परमाणु दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये जो दोनों परमाणु में एक परमाणु की क्षमता यानी इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होगी उसको हम बोलते हैं क्या, उसको नापते हैं विद्युत ऋणात्मकता से। यानी एकल सहसंयोजक बंध से बंधित कोई भी अगर परमाणु है तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म में उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु है, इसकी क्षमता अधिक है, प्रबल है। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ जब खींचेगा तो उस क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म चले जाएंगे, तो इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा, इस पर आंशिक धन आवेश आ जाएगा। तो कोई भी सहसंयोजी अणु है उसके जो बंध से बंधित जो परमाणु होंगे उसके जो इलेक्ट्रॉन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होगी उसको हम विद्युत ऋणात्मकता के नाम से जानते हैं। और इसका बारे में जानकारी देने वाले वैज्ञानिक है पॉलिंग। पॉलिंग ने जो पूरी आवर्त सारणी में जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात किया वो किसकी है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान उन्होंने अपने स्केल के द्वारा ज्ञात किया और इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो 4 होता है। याद रखिए इसका हाईएस्ट मान होता है और बाकी जितने भी तत्व है आवर्त सारणी में उसका मान इससे तुलना करके निकाला गया है और सबसे सर्वाधिक मान किसका होता है, फ्लोरीन का। तो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले भी कारक मुख्य हैं। प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला है परमाणु आकार, दूसरा है नाभिकीय आवेश, तीसरा है ऑक्सीकरण अवस्था और चौथा है संकरण। परमाणु का आकार अगर अधिक होगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होगा। बहुत कुछ समानता किसके जैसे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के आकार अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होगी वो कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है, नाभिक खींचेगा तो उसकी खींचने की क्षमता कम होगी, आकार बड़ा होगा। नाभिकीय आवेश का मान अगर अधिक होगा तो प्रबलता से अपनी ओर खींचेगा। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि अगर जितना अधिक चार्ज होगा, जैसे Fe3+ है और Fe2+ है, तो जितना अधिक चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी उतनी अधिक होगी। संकरण में आता है H कैरेक्टर, संकरण sp2 और sp3 तीन प्रकार के संकरण है। इसमें 50% H कैरेक्टर, इसमें 33% और इसमें 25%। जिसमें S लक्षण सर्वाधिक होंगे। जिस कार्बन में पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड इसमें होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो कार्बन होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला जिसमें S लक्षण अधिक होंगे उसको अधिक विद्युत ऋणी होगा, ये कम होगा। तो इस पे डिपेंड करेगा, जिसमें S लक्षण ज्यादा वो अधिक ऋण विद्युत है। तो ये 3-4 कारण है जिसके आधार पर ऋण विद्युतता को आप बता सकते हैं। अब इसकी आवर्तीता की तरफ हम चलते हैं। तो आवर्त में अगर हम जाएंगे तो बिल्कुल बाईं से दाईं ओर अगर हम जा रहे हैं तो इसका मान इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के समान है। चूंकि आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, तो बाईं से दाईं ओर जाने पर
विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होगा। और ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं समूह में अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये मान घटेगा। अब तो ये 4 हमने पढ़ चुके हैं, विद्युत ऋणात्मकता। लास्ट बच गया संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं, इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, एक विशेष परिभाषा तो है नहीं। अगर हम पूर्व परिभाषा की तरफ ध्यान दें तो किसी भी तत्व की हाइड्रोजन के सापेक्ष जितने परमाणु जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन की जो संख्या है किसी परमाणु से जुड़ने की, उसको हम उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे लिथियम में 1 हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसमें 2, इसमें 3, तो लिथियम की संयोजकता हो गई 1, बी की हो गई 2, बोरॉन की 3। तो हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2 और क्लोरीन की 1। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष हम जितने परमाणु हाइड्रोजन के उस तत्व से जुड़ रहे हैं उतनी उसकी संयोजकता होगी। ये पूर्व परिभाषा है। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें इसकी जो परिभाषा, तत्वों को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, मतलब बंद बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी उसी को हम उसकी संयोजकता कहते हैं। तो तत्वों के आपस में संयोजन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। अब संयोजकता की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग होती है। हम एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं, प्रथम और द्वितीय समूह। तो उसमें जो संयोजकता होगी उसके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन, जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जितने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उस एस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कहलाएगी। तो प्रथम समूह के बाह्यतम कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसके जितने भी सदस्यों के प्रथम समूह हम बात करें हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक, सभी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए प्रथम समूह के सभी तत्वों की संयोजकता 1 होगी। एस ब्लॉक में दूसरा समूह आता है जिसको हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, और इनके बाह्यतम कक्ष में सभी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका बाह्यतम कक्ष का विन्यास NH2N बाह्यतम कक्ष है। तो बेरिलियम मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो सभी की बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होती है। हम बात करते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में भी कोई फिक्स संयोजकता होती नहीं, ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको ज्ञात करना है तो हम इसको 8 में से जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन होंगे इसको घटा करके निकाल सकते हैं। जैसे कि 13वें समूह में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14वें में 4 होते हैं। या फिर दूसरा है जो 18 में से जो समूह संख्या है 18 में से, तो इससे भी हम पी ब्लॉक में 13 से लेकर के 17वें समूह और 18वें समूह का तो आपको पता ही है कि उसकी संयोजकता 0 होती है, क्योंकि उसका विन्यास स्थायी विन्यास होता है। 18वें मतलब अक्रिय गैस की। हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की। तो डी ब्लॉक के तत्वों की कोई निश्चित संयोजकता नहीं होती, ये संयोजकता परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये अपनी संयोजकता कभी कम कभी ज्यादा, जैसे आपने सुना होगा फेरस में +2 होती है, फेरिक में +3 होती है। जैसे टिन है, स्टेनस, स्टेनिक, Sn2+, Sn4+, ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनकी कोई संयोजकता स्थायी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में प्रायः ये +3 प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये उससे उच्च संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करने के पीछे इसके कुछ कारण हैं जो कि आप नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तब आपको बताएंगे। डी ब्लॉक तत्व जो 12th क्लास में आप जाएंगे तब उसमें परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष जो होगा उसके अंदर वाला कक्ष, उनकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, तो दोनों जगह के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो संयोजकता की जगह एक नया शब्द आ गया, वो है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, और ये एक यौगिक में या एक अणु में जो केंद्रीय परमाणु होगा उसके साथ जुड़े हैं वो कितना आवेश ग्रहण कर रहा है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार निर्भर करती है। ये मान कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, रहेगा तत्व एक ही, लेकिन इसके साथ में जो भी तत्व जुड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, जितने त्याग रहे हैं, तो जितना भी कुल आवेश ग्रहण करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। और ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक या ऋणात्मक होती है, लेकिन संयोजकता का मान में कोई धन ऋण चिन्ह प्रयुक्त नहीं करते।
या तो 1 2 3 सीधा लिखेंगे और ऑक्सीकरण अवस्था है। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण 3, अगर 3 निकालेगा तो धन 3। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था को हम आवेश जितना भी केंद्रीय परमाणु ग्रहण करता है उसको हम उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। तो हमने इन पांचों कंटेंट के बारे में जान लिया और वार्षिक परीक्षा में इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक आवर्त सारणी में किसकी होती है, किसकी कम होती है। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बता दें परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसकी होती है, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो जो वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है यानी कि आखिरी गैस के परमाणु होती है उसकी सर्वाधिक होगी। फिर अगर हम बात करें बाकी तत्वों की तो उसमें प्रथम समूह के जो तत्व है सबसे जो नीचे वाला आएगा जिसको हम बोलते हैं सीजियम और फ्रेंसियम। तो सीजियम स्थायी है लेकिन फ्रेंसियम रेडियोएक्टिव तत्व है, तो सीजियम या फ्रेंसियम की त्रिज्या का मान सर्वाधिक होगा। हम बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की। तो आयनन एंथैल्पी पूरे की पूरे आवर्त सारणी में सबसे जो छोटा आकार का आखिरी गैस है यानी कि हीलियम है, स्थायी विन्यास है, सबसे छोटा आकार भी है, तो उसकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है क्योंकि स्थायी विन्यास से छोटा आकार है, नाभिक से दोनों इलेक्ट्रॉन पास में और स्थायी रूप से है। तो सर्वाधिक आयनन ऊर्जा आयनन एंथैल्पी किसकी होती है, हीलियम की होती है सर्वाधिक। सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी किसकी होगी, हीलियम की। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी पूरे आवर्त सारणी में किसकी होगी, तो ये क्लोरीन की होगी। और ऋण विद्युतता सर्वाधिक किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में, इनको सबको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए पूछा जाता है, या किसी को भी डिफाइन करने पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण मैंने जो अपवाद आपको बताया था वो स्पेशली वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें आयनन एंथैल्पी में तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हमने बताया था, बेरिलियम बोरॉन के बीच में बताया था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बताया था, हैलोजन की सर्वाधिक होती है। और विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, इसको प्रभावित